नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो कितनी सक्रिय हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के जोगेश्वरी में छापामार कार्रवाई की है और इस दौरान टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दोनों आईएसआई के एजेंट हैं। उन्होंने अपने नाम 62 वर्षीय अरमान सैयद और 24 वर्षीय मोहम्मद सलमान सिद्दीकी बताया था। आईएस के तौर पर यूपी आईएस के जो तार हैं वो यूपी समेत पूरे देश में फैले हुए हैं। एटीएस दोनों आतंकियों को यूपी लाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। पूछताछ के बाद कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे चर्चा पर। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस की अलग अलग 2 राज्यों की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। दोनों पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ साथ अन्य संवेदनशील जगह उनकी रडार पर थे। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया है कि महाराष्ट्र एटीएस के साथ साथ उत्तर प्रदेश एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के जोगेश्वरी में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आईएसआई के एजेंट हैं। उन्होंने अपना नाम अरमान सैयद और मोहम्मद सलमान सिद्दीकी बताया है। आरोप है कि सैयद ने सलमान को भर्ती किया था। दोनों ने आईएसआई एजेंट मोहम्मद रईस की मदद की थी। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले रईस को यूपी एटीएस ने पकड़ा था। रईस पाकिस्तान में अपने आकाओं को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों सहित अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों और इलाकों की खुफिया जानकारी पहुंचाता था। रईस ने ही पूछताछ में जोगेश्वरी के दोनों एजेंटों की जानकारी दी थी, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई की। सैयद और सिद्दीकी को कोर्ट में पेश करने के बाद यूपी एटीएस के अधिकारियों को सौंप दिया गया, जिनसे अहम पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले मोहम्मद रईस को रविवार को लखनऊ में गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रईस गोंडा जिले के तरफगंज थाना क्षेत्र स्थित दीनपुरवा गांव का रहने वाला है। उसके 2 सहयोगियों अरमान व सलमान की गिरफ्तारी के लिए एटीएस की टीम मुंबई भेजी गई थी। रईस ने बताया था कि कुछ साल पहले वो मुंबई में एक प्राइवेट काम करता था, जहां उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक व्यक्ति से हुई। अरमान ने रईस को भारत में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते हुए बरगलाया और भारत के विरुद्ध जासूसी करने के लिए उकसाया था। इस दौरान रईस ने अरमान को बताया था कि वो सऊदी अरब जाकर काम करना चाहता है। इस पर अरमान ने रईस को बताया कि वो उसका नंबर पाकिस्तान के एक व्यक्ति को देगा जो उसे कॉल करेगा और अगर उसके यकीन पर खरा उतरा तो वह भारत के खिलाफ काम कर बदला लेने का मौका देगा। साथ ही साथ मोटा पैसा और दुबई में नौकरी भी दिला देगा। रईस ने बताया था कि पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर ने उसे एक बांग्लादेशी फर्जी मोबाइल नंबर देकर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने को कहा और इसके लिए हैंडलर ने रईस को ओटीपी भी शेयर किया। रईस इस नंबर से आईएसआई हैंडलर से भारत विरोधी और जासूसी की बात करता था। ये नंबर अभी भी रईस के मोबाइल में है। एटीएस की टीम ने अरमान और सलमान को मुंबई के जोगेश्वरी से गिरफ्तार कर लिया है और वापस लाया जा रहा है। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद आईएसआई के नेटवर्क का बड़ा खुलासा होने की संभावना है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो एटीएस ने जिस तरीके से छापेमारी के दौरान ये गिरफ्तारी की है, उससे ये कहा जा सकता है एक गिरफ्तारी महाराष्ट्र के जोगेश्वर से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसके तार आईएसआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पूछताछ की जा रही है। एक गिरफ्तारी लखनऊ से की गई। अब पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन सवाल है देश की सुरक्षा का। आईएसआई का जाल जिस तरीके से फैला हुआ है या ये कहें कि बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको और कितना ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। इसी बात को लेकर मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एएस बघेल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं।
साथ ही आप माफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। गोंडा से हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, जानकारी आपसे साझा करते हैं। मोहसिन, अगर देखा जाए लगातार ये गिरफ्तारी हुई है, क्या गिरफ्तारी के बाद कुछ निकल कर सामने आ पाया है, कुछ अपडेट मिल पा रही है इस संबंध में मोहसिन? जी सोधी, जैसा हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से लखनऊ एसटीएफ जिस तरह से छापेमारी चल रही है, ऐसे में तरफगंज से जो उसको लड़के को मोहम्मद रईस को पकड़ा गया है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि ऐसे में कई पूछताछ करने पर उसमें कई राज निकल के आ रहे हैं जो अभी पूरी तरीके से सक्रिय है, जो अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कई राज बताने को कह रहे हैं कि कई इसमें राज हैं। उसका पाकिस्तान एसआईएसआई से मतलब कि इसकी लिंक थी, वहां से कोई इंटरनेशनल कॉलिंग भी होती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी खुलासा नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन क्या रईस को लेकर अगर बात की जाए, अभी उम्र ज्यादा नहीं है, ऐसे में अगर बैकग्राउंड को लेकर देखा जाए, क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड निकलकर सामने आ पाया है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जिस तरह से उसकी उम्र है, अभी कोई भी ऐसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आया है। ऐसे में करीब वो मुंबई में रहता था, मुंबई में किसी के थ्रू के लिंक उसका भिड़ा था, जो बात करने पे उसने यहाँ पे बैंगलोर की नेट बैंकिंग से उसने कॉलिंग किया था, जो कि बहुत सारी चीजें उसमें निकल के सामने आई थी। जब एसटीएफ ने इससे पूछताछ किया गया तो उसको छुपाने की कोशिश की, क्योंकि खुलासा भी नहीं किया जा रहा है। कहना है कि जब तक पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो जाते, ऐसे में खुलासा नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। साथ ही अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व आईपीएस हैं, डिफेंस एक्सपर्ट का रुक कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, आपका अगर देखा जाए, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट कहा जाए, उम्र बेहद कम बताई जा रही है। अभी फिलहाल खुलासा होता नजर नहीं आ रहा है कि ये तार, ये लिंकअप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ ब्रेन वॉश, क्योंकि इतनी छोटी उम्र, तो जाहिर सी बात है ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और एक संख्या बढ़ाने की कवायद भी इसे कहा जा सकता है। तो क्या हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सवाल पूछा ये बहुत अहम है जी। ये बाहर से आईएसआई आ रही है या कोई और संस्था आ रही है, आपकी ये बैकग्राउंड से आवाजें बहुत आ रही है, प्लीज उसको कंट्रोल करवाइए। जी, तो म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड वॉइस को म्यूट करिए प्लीज। जी, कंटिन्यू सर। ये जो बाहर से संस्थाएं आ रही हैं, ये अपना आतंक फैलाने की कोशिश करेंगी, ये दूसरी बात है। देखिए, संस्थाएं आएंगी और आतंक फैलाएंगी, ये आतंक फैलाना उनका काम है। हमको ये देखना है हम क्या कर रहे हैं। हमने इतने उनके स्लीपर सेल इतने क्यों डेवलप हुए हैं, क्यों इतनी आसानी से लड़कों को फुसलाया जा सकता है, हमारे इस्लामी तबके के लड़कों को, और माइंड यू, और इससे इस्लाम का नाम बदनाम होता है। ये एक रिलीजन का सहारा लेते हैं, एक रिलीजन को एक जिस तरीके से एक उसको क्रिमिनल डिक्लेयर करवा देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे को सतर्कता दिखानी होगी इन स्लीपर सेल्स को जड़ से निकालने के लिए, और उसके लिए अगर हमको रूल में तब्दीली लानी पड़े, अगर हमको टाटा वापस लाना पड़े तो हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये बड़ा उसका फायदा उठा रहे हैं, और हर जगह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये मामला फैल रहा है। और ये पहले भी हम देखते थे, 18-20 साल पहले भी होता था। टेलीविजन में यही बात करते थे, जब बड़े बड़े गड्ढे होते थे और एक्सप्लोजन किए जाते थे हर एक शहर के अंदर। तो ये मैं आपको बता दूं बात, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की कमजोरी की बात है। अगर हम उनको सतर्कता से देखें और अपना पूरा का पूरा जो इतनी एजेंसी लगाई हैं वो इतनी सारी है कि कंफ्यूजन होता है कौन क्या काम कर रहा है। एक कमांड कंट्रोल के अंदर होना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अलग अलग एजेंसियां नहीं काम करती। ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये कोई ट्रेड इवेंट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी है। बिल्कुल, ये हमको अपना पूरी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी।
और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, चाहे साउथ हो, कहीं भी आप जाइए हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सब अपनी अपनी संस्था का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं और सब अपना काम देखना चाहते हैं। उनको देश की सिक्योरिटी से कोई ज्यादा परवाह नहीं है। ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमको नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मुझे लगता है अभी और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये आईएसआई के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, एक जाल बिछाने की यूपी में एक कवायद नजर आ रही है। और छोटी सी उम्र के जो युवक हैं जिनका कोई बैकग्राउंड हालांकि अभी कुछ पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पूछताछ में कुछ निकलकर सामने नहीं आ पाया है अभी तक, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये कम उम्र के जो युवक हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और एक छोटा अमाउंट 15 से 20 हजार रुपए देकर उन्हें बरगलाया जाता है और इस तरीके का एक जाल बिछाने की कवायद की जा रही है। और इसे लेकर इस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। अमिताभ ठाकुर जी, आपका रुख करते हैं, क्या वाकई सिक्योरिटी एजेंसी अब कमजोर है? इस बात को मानते हैं आप भी? अनम्यूट करिएगा सर। ना इस समय सामने दिख रही है जी, जो आप कह रही हैं और जो ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं ऑलरेडी स्लीपर सेल्स यदा कदा दिख जा रहे हैं जी। सवाल ये उठता है, जाहिर स्वाभाविक प्रश्न है कि यदि 2 स्लीपर सेल दिख रहे हैं तो वो जो 98 नहीं दिख रहे हैं या 98 हैं या कितने हैं, यह एक प्रश्न है जिसके लिए हम लोग को पहले पुलिस अफसर रहा, ब्रिगेडियर साहब फौज में रहे, हम लोग की जिम्मेदारी रही, मेरी रही, इनकी रही, हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी रही। मैं समझता हूं कि इस जिम्मेदारी को हमें के एहसास को समझना चाहिए। मेरी दृष्टि में समस्या ये फंस जाती है कि हम जो एक आदमी पकड़ते हैं उसके लिए ही इतनी वाहवाही लूटने के प्रयास में रहते हैं कि जो 98, 99 जो छिपे हुए हैं उनके प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं होता। बिल्कुल, वो समझ लीजिए कि किस्मत से, जैसे कहते हैं बिल्ली के भाग्य से छीका फूटना जिसको बोलते हैं, तो ये बिल्ली के भाग्य होते हैं। इनमें कुछ बेवकूफ टाइप के भी ये होते हैं जो स्लीपर एजेंट सेल, वो अपनी ऐसी बेवकूफी करते हैं जो पकड़े जाते हैं। लेकिन जो आउट ऑफ द वे जाके हम अपने कार्यों से, अपने प्रयासों से इनको पकड़ पावे और इसको नेस्त नाबूद कर पावे। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ही शानदार बात कही और बिल्कुल जो है दिल से कहा प्रफुल्ल बख्शी साहब ने। तो समस्या ये है कि आखिर हम लोग उन लोगों के पास क्यों नहीं, उन लोगों को अपने इनिशिएटिव पे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। और ये बीच में हमने एक पकड़ लिया, फिर हमने अपने लॉरेल्स बटोरने लगे। इससे तो काम नहीं होगा। हमें तो बिल्कुल। चलिए अमिताभ ठाकुर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। देश को सुरक्षा है, हाँ सुन पा रहे हैं। हमें यह तभी संभव है जब हम इन स्थितियों में पूरी तरह से एज अ फोर्स और एज अ रेगुलर मिशन जावे और ये चीज रेगुलर हैपनिंग हो, वंस इन अ वाइल ना हो कि एक दिन किसी को पकड़ लिया और 17 दिन तक हम उसका लॉरेल्स गिनते रहें। मैं समझता हूँ समस्या उस जगह है। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम इस बारे में ना गंभीर नहीं है, हम केवल फर्जी अपना जो है वाहवाही देते हैं और यह देश के लिए खतरनाक है, देश हित के विरुद्ध है। और मुझे बात यही कहना है, और हमें अगर मैं सीनियर अफसर रहा हूँ, पुलिस में सर्वे रहे हैं, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल जो चीजें सामने आती हैं आप उस बात का बखूबी जिक्र भी कर रहे हैं कि वाकई वाहवाही लूटने का प्रयास ऐसा किया जाता है। मुझे लगता है वाहवाही की बजाय अगर गंभीरता से सक्रियता दिखाई जाए, क्योंकि अगर 2 की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ तार कहां कहां से लिंकअप है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां और थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, तो इस तरीके से आईएसआई के जो एजेंट यूपी से लेकर पूरे देश भर में फैलते हुए इनका जाल फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। ब्रेक से वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र के जोगेश्वर से 2 लोगों की गिरफ्तारी, लखनऊ से 1 लोग की गिरफ्तारी और लगातार पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ये सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इतनी गंभीरता क्यों नहीं बरती जा रही। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं, लगातार एक बेहतर अनुभव रखते हैं इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है बखूबी आप समझते होंगे कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को काम करना चाहिए, वो किस तरीके से कर रही हैं। मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए और 15 से 20 सालों का जिक्र जो किया गया, क्या 15 से 20 सालों में कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला? अनम्यूट करिएगा सर। अच्छा जी, अनम्यूट है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी बहुत अच्छी हैं। अरे उनका एक एक जवान, एक एक अफसर बहुत मुस्तैद है, पर क्वेश्चन है आप उनको इस स्थिति में डाल रहे हैं। वो एक मुश्किल स्थिति होती है जब आप एक ही किचन के अंदर 5 खानसामे रख देंगे, तो फिर प्रॉब्लम जो होगी वो आप समझ सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे को एक सिक्योरिटी एजेंसी चाहिए होती है, उसकी एक इंटेलिजेंस सपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए, और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सबका एक ऑप्स रूम होना चाहिए, और इंटर रिलेटेड जो एक्सटर्नल न्यूज है, इंटरनल है, उस सबका समावेश करके एक टीम बैठी होनी चाहिए इकट्ठी, जो कि पूरे देश की सिक्योरिटी को देखे। ये अब आप देख रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होगा, यूपी में नहीं होगा, कई जगह होगा। श्रीनगर में हो रहा है, परसों क्या कहते हैं पुलवामा में होगा, बिल्कुल सोपोरे में होगा, किधर किधर होगा। और पहले तो कानपुर, पहाड़गंज, हर जगह पे होता था, और अभी फिर शुरू हो जाएगा। किसने कहा कि वो रुकेगा? वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो सीक्रेट, ये जो बाहर वाली एजेंसी हैं, ये रिलीजन का सहारा लेती हैं। जब रिलीजन का सहारा लेते हैं और इनके अगर सपोर्टिंग सेल वही रिलीजन के हो, तो और प्रॉब्लम आती है। और इंटर रिलीजन का कोई सपोर्टर सेल हो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं हिंदू हूं और मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को शक भी नहीं होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, और ये जो सिक्योरिटी, जो बाहर वाली एजेंसी है, ये पैसा खिला के, इकोनॉमिक गेन्स दिखा के ये काम करती है। ये मत सोचिए कि वो उनको कोई भगवान का या अल्लाह का या किसी बड़े गुरु का खौफ दिखाते हैं, नहीं, कुछ नहीं होता। ये पैसे से काम होता है, और जितनी गरीबी होगी पैसे का लालच दिया जाता है, तभी 15-15 हजार, 20-20 हजार में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये काम करते हैं ISI के एजेंट बनकर। साथ ही अभी एक मामला बेहद चर्चा में बना हुआ है सीमा हैदर का, जो नेपाल के रास्ते भारत में एंटर किया। तो मुझे लगता है जहां पर भी ये बॉर्डर है, जो सीमाएं हैं, दोनों देश को जो संपर्क में बांधती हैं, तो मुझे लगता है यहां पर और सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि अभी भी होती नजर नहीं आ रही है। और यही रीजन है कि कोई भी आसानी से पाकिस्तानी शख्स या ISI से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स हो, वो आसानी से एंटर कर जाता है, और सवाल नेशनल सिक्योरिटी का यहां पर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही हो रहा है। पर बात सारी ये है, हमारे को ये डिप्लोमेटिक एंगल से उनके साथ में मेल मिलाव करके, ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान रेडी होता है, भूटान और म्यांमार, ये सारी कंट्रीज पहले मिलके, अफगानिस्तान मिलके आपस में इस बात को किसी तरीके से टेबल पे लाएं, और हमारी जो रिलीजियस बॉडीज हैं, हमारे रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसका अंग बने, ताकि वो भी बताएं कि हमारे को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर सब एक दूसरे के रिलीजन का इज्जत करके और एक दूसरे की सिक्योरिटी का इज्जत करके एक टेबल पे आएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में प्रॉब्लम नहीं है, देर नहीं लगेगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स भी मिली होती है। पॉलिटिकल नहीं चाहेंगे कि ये हो, क्योंकि उनका फायदा निकलता है बिना इसको कराए, तो वो नहीं होने देंगे। और आप जितने भी देखेंगे, या नक्सल मूवमेंट हो, या कोई हो, ग्राउंड पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होता है, जो कि लोकल एरिया से वोट गैदर करता है। तो ये इंटर रिलेटेड मामला है, ये कोई वॉर नहीं है, वॉर ऑफ क्रूसेड्स और रिलीजन की वॉर नहीं है। ये बेसिकली
अपने एक दूसरे को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करके। देखिए मैडम, जब आप पॉलिटिकल गेन ले लेते हैं, अवाम आपके साथ हो जाता है। जब अवाम आपके साथ हो जाता है, आप लीडर बन जाते हैं, सारी बिजनेस आपकी हो जाती है, सारी तिजारत आपकी आ जाती है। मैं ये बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं और बात सही बोल रहा हूं, तभी तो लोगों को ये बड़ा पसंद आता है। सर आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ फोन लाइन में एक्स डीजीपी एमडब्ल्यू अंसारी जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। एमडब्ल्यू अंसारी जी, अगर देखा जाए आज नेशनल सिक्योरिटी की को लेकर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार आतंकी साजिश हालांकि नाकाम हुई है, क्योंकि बेंगलुरु में भी 5 जो आईएसआई के एजेंट हैं संदिग्ध पाए गए, उनके पास से गोला बारूद भी पाया गया। तो इसको लेकर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? आपको आवाज मिल पा रही है सर? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एमडब्ल्यू अंसारी जी पूर्व डीजीपी हैं, वो फोन लाइन में जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली। 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त संदिग्धों के नाम भी सामने उजागर किए हैं। इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, लेकिन 5 अन्य संदिग्धों की खोज में भी लगी हुई हैं ये एजेंसियां। लेकिन ये सक्रियता इतनी पहले से होनी चाहिए। फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से एमडब्ल्यू अंसारी जी का फोन पैच नहीं हो सका। आपका रुख करते हैं फाइनल कमेंट आपसे कि सुरक्षा एजेंसियों को और कितना अभी सतर्क होने की जरूरत है। एक्टिव तो हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है और ज्यादा गंभीरता बरतनी चाहिए। बख्शी जी। हाँ बिल्कुल ठीक, आप क्या, बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूं। देखिए, गंभीरता का मतलब ये है, सब गंभीर हैं इसमें, पर जब तक आप अपना पॉलिसी नहीं बदलेंगे और ऑर्डर्स नहीं बदलेंगे, तो इंडिविजुअल ऑफिसर जो होता है वो अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जब आप इन सारी एजेंसीज को मिला के एक साथ लेके आएंगे, उनका एक साथ कॉन्फ्रेंस होगी, चिंतन होगा और एक जॉइंट पॉलिसी बनेगी, जॉइंट मेथड ऑफ ऑपरेशन बनेगा, तब ये बात बनती है। और जो आपके साथ में जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अब देखिए अनमैन्ड व्हीकल्स आ गए हैं, जिसको ड्रोन्स कहते हैं, उनका सहारा लीजिए, उनको फोटोग्राफी करिए और उनसे फोटो लेकर सर्विलेंस करके आप अपने पुलिस का हाथ ताकतवर बना सकते हैं और उनको और ज्यादा सामान दें, उनको ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन दें। मुझे लगता है यहाँ पर राजनीतिक दबाव भी सामने आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सेंटर इससे बड़ा माइलेज ले लेगा तो ऑपोजिशन उसको दबाने की कोशिश करेगी, कोई भी किसी तरीके से दबाने की कोशिश करेगी। रिलीजन एंगल ले आएंगे, अरे फालतू में रिलीजन एंगल ले आएंगे और आप बढ़ा देंगे तो बात आई की गई रह जाएगी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे को है, देश की प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल रिलीजियस लीडर की प्रॉब्लम बन जाती है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट पॉलिसीज में थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। जी और हमारे जो शुक्रिया, समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये कीमती समय यहाँ पर आपने दिया और ये जानकारी साझा की। और जो हमारी ज्वाइंट एजेंसियां हैं, मुझे लगता है वाकई उनको और एक अपने प्लान को कहा जाए या पॉलिसी को कहा जाए मॉडिफाई करने की जरूरत है और संयुक्त रूप से इनको काम करना चाहिए, ताकि इन आईएसआई के जो एजेंट लगातार देखा जाए जगह जगह इनका जाल, मकड़ जाल फैला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कमी देखने को मिलेगी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां भी अभी भी हमारी राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।